नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजिटल मशीनिस्ट में। दोस्तों, ये जो हमारे डीआरडीओ की जो मिशन चालू है, इसका जो है यह चौथा पार्ट है, यानी यह चौथा वीडियो है। दोस्तों, अगर आपने इसके पहले की 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिए। स्पेशल डीआरडीओ के लिए प्लेलिस्ट बनाई है। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसके अंदर जो भी क्वेश्चन है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको डीआरडीओ की जो है नौकरी यहाँ पर मिल सकती है, अगर आपने ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखा तो। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर जो है ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। एक ग्राइंड व्हील में जो शार्प क्रिस्टल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एक ग्राइंडिंग व्हील में जो शार्प क्रिस्टल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कौन यानी पार्टिकल्स, एब्रेसिव, बॉन्ड या ग्रेट? तो दोस्तों, यहाँ पर जो है हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एब्रेसिव। एक ग्राइंडिंग व्हील में जो शार्प क्रिस्टल होते हैं उसे एब्रेसिव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस मशीन को पहचाने जिसमें एक वर्कपीस को एक रोटेटिंग कटर के विरुद्ध लॉन्गिट्यूडिनल, क्रॉस या वर्टिकल दिशा में फीड किया जाता है। यानी उस मशीन का नाम बताना है। उस मशीन का नाम बताइए या उस मशीन को पहचानिए जो कि जिसमें एक वर्कपीस को एक रोटेटिंग कटर के विरुद्ध लॉन्गिट्यूडनली, क्रॉस या वर्टिकल दिशा में फीड किया जाता है। लेथ, ड्रिलिंग मशीन, ब्रोचिंग मशीन, मिलिंग मशीन। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है मिलिंग मशीन। हमने इसके पहले वीडियो में जो है यह क्वेश्चन देखा है। सिर्फ इस क्वेश्चन को जो है वह घुमा के बताया है। टूल रूम ऑपरेशन के लिए कौन सी मिलिंग मशीन सबसे उपयुक्त है? टूल रूम ऑपरेशन के लिए कौन सी मिलिंग मशीन सबसे उपयुक्त है? प्लेन मिलिंग मशीन, यूनिवर्सल मिलिंग मशीन, ओमनिवर्सल मिलिंग मशीन, फिक्स्ड बेड प्रकार की मिलिंग मशीन। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है टूल रूम ऑपरेशन के लिए जो सबसे उपयुक्त जो मिलिंग मशीन है वो कौन सी है? ओमनिवर्सल मिलिंग मशीन, यह सबसे उपयुक्त मशीन है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उस मिलिंग मशीन का चयन करें जो हेलिकल गियर कटिंग के लिए सबसे उपयुक्त है। यानी जो हेलिकल गियर कटिंग के लिए सबसे उपयुक्त मशीन है, मिलिंग मशीन, उसका चयन करना है, यानी उसका नाम बताना है। तो चलिए ऑप्शन भी देख लेते हैं। यह है प्लेन मिलिंग, हैंड मिलिंग, यूनिवर्सल मिलिंग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। हेलिकल गियर कटिंग के लिए यूनिवर्सल मिलिंग मशीन जो है वह सबसे उपयुक्त मशीन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। एक प्लेन मिलिंग कटर में एक तूट की बैक और अगले तूट के फेस के बीच के स्थान को किस रूप से जाना जाता है? यानी एक प्लेन मिलिंग कटर, यानी जो मिलिंग का जो कटर होता है उसमें एक तूट की बैक, यानी एक तीत जो होता है उसकी बैक और अगले तूट का फेस, उसके बीच का जो अंतर होता है उसे किस रूप में जाना जाता है? फेस, फिलेट, गैश, फ्लूइड। तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है? ऑप्शन नंबर सी, उसे गैश कहते हैं। नीचे चित्र में दिखाई गई मिलिंग का प्रकार पहचाने। दोस्तों, यह जो मिलिंग है, यह जो मिलिंग का कटर है और ये जो वर्क पीस है हमारा, इस वर्क पीस में कौन सी मिलिंग हो रही है यह आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। अप मिलिंग, परंपरागत मिलिंग, फेस मिलिंग, क्लाइंब मिलिंग। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है, ये जो आप आकृति में देख रहे हैं,
इसका जो सही आंसर है वह क्या है? ऑप्शन नंबर डी, इसे क्लाइम मिलिंग से जानते हैं। अब क्लाइम मिलिंग क्योंकि इसको ऐसे ये नीचे की तरफ आ रहा है, कटर घूम के जो वर्क पीस है, जो फीड है, जो हम किस दिशा में दे रहे हैं, यहाँ से राइट टू लेफ्ट की दिशा में दे रहे हैं, और जो कटर है वह जो है क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसे क्लाइम मिलिंग के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राइंडिंग व्हील को व्हील स्पिंडल अक्ष के साथ ट्रू और कंसेंट्रिक सतह बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्राइंडिंग व्हील को व्हील स्पिंडल अक्ष के साथ ट्रू और कंसेंट्रिक सतह बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्लीनिंग, ड्रेसिंग, ट्रूइंग, फेसिंग। तो इसका जो है सही आंसर क्या है? ट्रूइंग। ग्राइंडिंग व्हील के स्पिंडल अक्ष के साथ ट्रू और कंसेंट्रिक बनाने के लिए, यानी ग्राइंडिंग व्हील का जो आकार होता है, वह उसका जो शेप होता है, उसको सही शेप में लाने के लिए कौन सी क्रिया की जाती है उस पर, यानी कौन सी प्रक्रिया से उसको जो है सही शेप में लाया जाता है, तो वह ट्रूइंग शेप में यहाँ पर लाया जाता है। ट्रूइंग की प्रक्रिया करके उसको सही शेप में लाया जाता है। एक गियर ब्लैंक पर 49 दांत मिलिंग के लिए इंडेक्सिंग क्रैंक को कितना मूव करना पड़ेगा? एक गियर ब्लैंक पर 49 दांत मिलिंग करने के लिए, यानी मिलिंग के लिए इंडेक्स क्रैंक को कितना मूव करना पड़ेगा? आप ऑप्शन देख लीजिए, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह क्या है? ऑप्शन नंबर डी, आईपी नंबर 3 पर 49 होल्स, सर्किल पर 40 होल्स। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोनों समांतर शाफ्ट को जोड़ने के लिए, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन फिर से समझ लीजिए। दोनों समांतर शाफ्ट को जोड़ने के लिए, यानी दो शाफ्ट को जोड़ने के लिए इन गियर्स का उपयोग किया जाता है, यानी नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन से गियर का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, बिवेल गियर का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। दो इंटरसेक्टिंग शाफ्ट को जोड़ने के लिए, दो इंटरसेक्टिंग शाफ्ट को जोड़ने के लिए इनमें से क्या प्रयोग किया जाता है? स्पर गियर, हेलिकल गियर, वर्म एंड वर्म व्हील गियर और बिवेल गियर। तो दो इंटरसेक्टिंग शाफ्ट को जोड़ने के लिए जो गियर यूज़ किया जाता है, या गियर का जो उपयोग किया जाता है, वह कौन सा गियर है? वह बिवेल गियर है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक हार्ड किए गए टूल, हार्डन टूल का आंतरिक तनाव कम करने के लिए किस हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? एक हार्ड किए गए टूल, यानी हार्डन टूल का आंतरिक तनाव, इंटरनल स्ट्रेच कम करने के लिए हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया का उपयोग, यानी ये जो हीट ट्रीटमेंट की जो प्रक्रिया है, इनमें से कौन सी प्रक्रिया की जाती है? स्टेबलाइजिंग, एनेलिंग, नॉर्मलाइजिंग, टेम्परिंग। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इंटरनल स्ट्रेच कम करने के लिए, यानी आंतरिक तनाव कम करने के लिए जो है यहाँ पर टेम्परिंग का यह प्रक्रिया की जाती है। हीट ट्रीटमेंट की टेम्परिंग यह प्रक्रिया जो है यहाँ पर की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, M16 इंटू 1.5 टेपिंग करने के लिए सही टेप ड्रिल साइज़ क्या है? यानी हमें जो है M16 यहाँ पर जो है टेपिंग का जो टेप लेना है, उसके लिए सही टेप ड्रिल साइज़ क्या होनी चाहिए? तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 14.7 मिलीमीटर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक फर्नेस में उच्च तापमान मापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है? एक फर्नेस में उच्च तापमान मापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है? थर्मामीटर, बैरोमीटर, कैलोरीमीटर, बैरोमीटर, पाइरोमीटर। तो यहाँ पर जो है एक फर्नेस में उच्च तापमान मापने के लिए बैरोमीटर, यह जो इंस्ट्रूमेंट है, इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक 3 स्टार्ट यानी 3 स्टार्ट थ्रेड के लिए कौन सा सूत्र सही है? 3 स्टार्ट
थ्रेड के लिए कौन सा सूत्र सही है नीचे दिए गए ऑप्शन में से? तो लीड डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू पिच, यह सही सूत्र है। ग्राइंडिंग व्हील के दौरान कटिंग तरल का उपयोग क्यों किया जाता है? ग्राइंडिंग व्हील को ठंडा करने के लिए, वर्कपीस को ठंडा करने के लिए, चिप्स को हटाने के लिए, उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो सही आंसर है वह क्या है? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। यानी ग्राइंडिंग व्हील को ठंडा करने के लिए, वर्कपीस को ठंडा करने के लिए, चिप्स को हटाने के लिए, यह सभी है। यह इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इनका नाम बताइए जिसमें स्पिंडल अक्ष सामान्य रूप से टेबल के लंबवत होता है। यानी टेबल ऐसा और स्पिंडल जो है ऐसा होता है। उस मिलिंग मशीन का नाम बताइए। क्षैतिज मिलिंग मशीन यानी हॉरिजॉन्टल, या वर्टिकल मिलिंग मशीन, यूनिवर्सल मिलिंग मशीन, स्पेशल पर्पज़ मिलिंग मशीन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है यहाँ पर, इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, वर्टिकल मिलिंग मशीन। देखिए सिर्फ आपको क्वेश्चन को समझना है। कैसे? अब देखिए यहाँ पर उस मिलिंग मशीन का नाम बताइए जिसमें स्पिंडल अक्ष यानी स्पिंडल का अक्ष है सामान्य रूप से टेबल के लंबवत होता है। यानी टेबल जो होता है मिलिंग मशीन का कभी भी वर्टिकल नहीं होता है, इसलिए सीधा सा दिमाग लगाना है। टेबल जो है वह क्या है? हॉरिजॉन्टल है और उसके लंबवत होता है क्या? स्पिंडल। यानी स्पिंडल जो है वह लंबवत होता है। और कौन से मिलिंग मशीन का जो स्पिंडल है वह वर्टिकल होता है यानी लंबवत होता है टेबल के अनुसार। इसके लिए जो है वर्टिकल मिलिंग मशीन, यह हमारा सही आंसर है। इस बात पर आप वीडियो को लाइक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा अपकट मिलिंग एक फ़ायदा है? ब्लेकलेस एलिमिनेटर की आवश्यकता नहीं है, मिलिंग के दौरान नीचे की ओर दबाव अधिक होता है, कटर का घिसना कम होता है, पतली प्लेटों की मिलिंग के लिए सबसे उपयुक्त है। पतली प्लेटों की मिलिंग के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, बैकलेस एलिमिनेटर की आवश्यकता नहीं होती है। डायरेक्ट इंडेक्सिंग द्वारा वर्कपीस पर निम्नलिखित में से कौन सा डिवीजनों का सेट मिलिंग नहीं किया जा सकता? डायरेक्ट इंडेक्सिंग द्वारा वर्कपीस पर निम्नलिखित में से यानी इन ऑप्शनों में से कौन सा डिवीजनों का सेट मिलिंग नहीं किया जा सकता? जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 7, 5। एक गियर व्हील में 36 दांत और मॉड्यूल 3 मिलीमीटर है। पिच व्यास की गणना करें। 12 मिलीमीटर, 75 मिलीमीटर, 80 मिलीमीटर, 108 मिलीमीटर। यानी एक जो गियर है, गियर व्हील है, उसमें कितने दांत हैं? उसमें दांत है 36। दांत कितने हैं? 36। और मॉड्यूल कितना है? 3 मिलीमीटर। तो उस पिच का व्यास की गणना करना है। तो यहाँ पर हमारा सही जो आंसर है वह कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, 108 मिलीमीटर। कोण जो डायरेक्ट इंडेक्सिंग में इंडेक्स किया जा सकता है वह है 10 डिग्री। इंडेक्स किए जा सकने वाले डिवीजन की अधिकतम संख्या क्या है? अधिकतम कोण जो डायरेक्ट इंडेक्सिंग में इंडेक्स किया जा सकता है वह कितना है? 10 डिग्री है। इंडेक्स किए जा सकने वाले डिवीजन की अधिकतम संख्या क्या है, यानी कितनी है? तो वह संख्या है 36। यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रैंक प्रकार के शेपर में बुल गियर को पावर कहाँ से मिलती है? सीधे इलेक्ट्रिक मोटर से, वी बेल्ट के माध्यम से, पिनियन गियर के माध्यम से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है क्रैंक प्रकार के शेपर में बुल गियर को जो है वह जो है पावर कहाँ से मिलती है? पिनियन गियर के माध्यम से। यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस चित्र में दिखाई गई मशीन पहचानी, यानी इस मशीन का नाम क्या है? यह जो है यह इसका रैम है। यह जो है यह आगे पीछे जो है यह मूवमेंट करता है। तो दोस्तों इसका जो नाम है आप मुझे कमेंट कर कर बताइए। गियर प्रकार के शेपर में, एक गियर प्रकार के शेपर में रेसिप्रोकेटिंग मोशन कहाँ से मिलती है? बुल गियर से, रैक और पिनियन से,
इलेक्ट्रिक मोटर से, हाइड्रोलिक मोटर से। यानी जो शेपर में रेसिप्रोकेटिंग मोशन है वह कहाँ से मिलती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रैक और पिनियन गियर से जो है वह रेसिप्रोकेटिंग करता है, यानी उसका जो रैम है वह आगे पीछे करता है रैक और पिनियन गियर से। शेपिंग में फीड क्या है? यानी शेपिंग मशीन में फीड क्या है? वह दूरी जो रैम को फॉरवर्ड स्ट्रोक के दौरान मूव करता है, वह दूरी जो रैम रिटर्न स्ट्रोक के दौरान मूव करता है, वह दूरी जो टेबल अक्रॉस मूव करता है, वह दूरी जो टेबल अक्रॉस मूव करता है जब रैम फॉरवर्ड स्ट्रोक। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। शेपिंग में फीड क्या है? यहाँ पर जो है वह शेपिंग की जो है फीड की डेफिनेशन पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, वह दूरी जो टेबल को अक्रॉस मूव करता है। यानी वह दूरी जो टेबल को अक्रॉस मूव करता है उसे जो है शेपिंग की जो है फीड कहा जाता है। शेपर के बारे में कौन सा कथन सही है? यह फ्लैट सतहों को तैयार कर सकता है। इनमें से एक रैम होता है जो रेसिप्रोकेट करता है। इनमें वर्कपीस को टूल लंबवत फीड किया जाता है। उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वह क्या होता है, क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। इसमें जो है यह एक फ्लैट सतह को तैयार करता है। इसमें एक रैम होता है जो कि रेसिप्रोकेट करता है। इसका रैम कैसा होता है? यहाँ पर हॉरिजॉन्टली होता है। इसमें वर्कपीस को टूल के लंबवत फीड किया जाता है। वर्कपीस को टूल के लंबवत फीड किया जाता है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को हृदय की गहराई से धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।